आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार। अक्टूबर की 15 तारीख है आज, विजयदशमी का दिन। वीकेंड का जश्न शुरू होने ही वाला होगा, मुझे मालूम है, लेकिन बस उससे पहले खबरों से रूबरू हो लेते हैं। आज क्या क्या देश दुनिया में घटा बताएंगे इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हो गया है। भारत की रैंकिंग गैस कीजिए जरा, कोई नंबर दिमाग में आया? 116 देशों में हम कहां खड़े हैं ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन तब तक आप तुक्के मारते रहिए। हिंट ये है कि हमारी रैंकिंग बहुत खराब है, पिछले साल से भी ज्यादा। दिल्ली का सिंघू बॉर्डर फिर चर्चा में है। इस बार इसलिए है क्योंकि एक लड़के की कटी फटी लाश मिली है वहां पर। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ सियासत भी जारी है, इस पर बात करेंगे। फिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की वो नसीहत भी सुनाऊंगा जो उन्होंने भारत को दी है, जबकि उनके देश में हिंदू समुदाय के साथ जैसी हिंसा हुई उसके बाद वहां सारे अल्पसंख्यकों में खौफ का माहौल है। और आखिर में बात कोयला संकट के बाद जो पैदा हुआ नया संकट, यूरिया संकट, उसकी। रबी की फसल बुआई शुरू होनी है, उससे पहले ही यूरिया की कमी हो गई है कई राज्यों में, तो किसान इससे भी डरे हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले खुशबू से हेडलाइन सुनते हैं। अफगानिस्तान के कंधार में शिया समुदाय की मस्जिद में आज बम धमाका हुआ। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 32 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए। विस्फोट जुम्मे की नमाज के दौरान हुआ। अफगानिस्तान में लगातार दूसरे शुक्रवार को शिया मस्जिद को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान डेली ने इस घटना का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें बड़ी संख्या में हताहत और घायल नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में दुर्गा विसर्जन करने जा रहे लोगों पर तेज रफ्तार की कार चढ़ गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद का पूरा इलाके में तनाव की स्थिति हो गई है। हालांकि पथलगांव में एसडीओपी ने कहा है कि अभी इस मामले की जांच की जा रही है। सिंघू बॉर्डर पर हुए मर्डर के बाद आंदोलन में शामिल किसान संगठन और निहंग सिख आमने सामने दिख रहे हैं। दिल्ली हरियाणा की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या से पल्ला झाड़ लिया है। उसने कहा है कि मृतक और निहंग दोनों से ही उसका कोई संबंध नहीं है। रिसर्च फर्म रेडसीयर कंसल्टिंग की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना आधार पर देखें तो फेस्टिव सीजन में ई कॉमर्स कंपनियों की बिक्री में 32% की तेज़ी दर्ज की गई है। ओवरऑल शॉपर्स की संख्या में 20% का सालाना इजाफा हुआ है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 20 नवंबर 2021 को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। हर साल सर्दी के मौसम में बर्फबारी आदि को देखते हुए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने देश में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण के मामले में नीतियों की स्पष्टता न होने पर सवाल उठाए हैं। और जेईई एडवांस परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। मृदुल अग्रवाल ने आईआईटी प्रवेश परीक्षा में अब तक का सबसे ज्यादा परसेंटाइल हासिल कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने जेईई एडवांस 2021 में कॉमन रैंक लिस्ट में 360 अंकों में से 348 अंक प्राप्त किए हैं। टॉपर बनने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी मृदुल को बधाई दी है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। भूख से या वबा से मरना है, फैसला आदमी को ही करना है। भूख का मतलब तो सब जानते हैं, वबा का मतलब महामारी। तो ये जो गोविंद प्रसाद का शेर है हमारे मुल्क के हालात पर एकदम फिट बैठता है। वबा से हम लड़ी रहे हैं, लाखों मर चुके हैं। भूख वाली लड़ाई सदियों से जारी है। सैकड़ों योजनाओं ऐलानों के बीच ये जो समस्या है वो साल दर साल और बुरे तरीके से हमारे सामने आ रही है। साल 2021 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स कह ये रहा है कि भारत में भूख से जान गंवाने या उससे जूझने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। विश्व गुरु बनने का ख्वाब देखने वाले हम लोग पिछले साल 101 देशों की इस लिस्ट में 94 नंबर पर थे। इस बार 116 देशों में 101वें पर है। बुरा आपको ये जानकर और लगेगा कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हैं। हाँ, इन देशों में भी भूख की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन भारत के मुकाबले ठीक ठाक है। सवाल यह है कि हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक की ये जो गिरावट है उसके फैक्टर्स क्या हैं और किन वजहों से हम इंप्रूव करने की बजाय और बुरे हालात में फंसते जा रहे हैं। हमने बात की उजाला सिग्नस हॉस्पिटल के फाउंडर और पब्लिक हेल्थ मामलों के जानकार डॉक्टर सुचिन बजाज से। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो स्कोर आए हैं लेटेस्ट इस साल के 2021 के, इसमें भारत 101वीं पोजीशन पे है 116 कंट्रीज में से।
तो ये पोजीशंस क्यों हैं, कैसी हैं, ये पिछले साल जब आया था तो 94 थी, अब 101 हो गई है। काफी लोगों को ये चिंता सता रही है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब कंट्रीज भी हमारे आगे निकल गई हैं। तो जैसा कि वर्ल्ड कप में होता है कि आप किसी से भी हारिए, कुछ भी करिए, बस पाकिस्तान से जीत जाए तो इंडिया सोचता है कि वर्ल्ड कप जीत गया। तो ज्यादातर लोगों को यही चिंता खा रही है कि हम पाकिस्तान से पीछे कैसे हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिकॉर्ड कैसे होता है, ये कैसे स्कोर बनाते हैं हम। तो इसमें 4 इंडिकेटर्स होते हैं। देखिए, सबसे पहला इंडिकेटर तो है अंडर नरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि जिन बच्चों के 5 साल से कम उम्र में वेट कम है, यानी कि एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन दिखा रहे हैं कि अभी खाना कम मिल रहा है। दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, यानी कि क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन कितना है, हाइट किन बच्चों की कम है। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी 5 साल से कम कितने बच्चों की मोर्टेलिटी है, यानी कितने बच्चे हम खो देते हैं 5 साल से पहले। तो इसमें जो इंडिकेटर्स हमारे खराब हुए हैं वो सबसे पहला तो है चाइल्ड वेस्टिंग। 17.1% था 2002 में, वो 17.3% हो गया है। तो ये सबसे चिंता की बात यह है कि ये पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है। ये चाइल्ड वेस्टिंग यानी बच्चों का जो वजन कम है, ये पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है। और ये दिखा रहा है कि कोविड-19 से काफी ज्यादा हमें असर हुआ है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। और जहां जहां कोविड की मार कम पड़ी, सेकेंड वेव कम आया, जैसे नेपाल जो 76 रैंक पे है, म्यांमार जो 71 रैंक पे है, पाकिस्तान जो 92 रैंक पे है, वो उसमें चाइल्ड वेस्टिंग जो है वो बेटर है हमसे, लेकिन फिर भी ये काफी अलार्मिंग रेट्स हैं। चाइना जैसे टॉप रैंक पर है, जबकि वहां भी कोविड का काफी मार था, तो दिखा रहा है कि वो काफी डेवलप हो गया है। लेकिन जो हमारे क्रोनिक इंडिकेटर्स और मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स हैं वो बेटर हुए हैं पहले से, तो इसलिए हमें देखना है कि लॉन्ग टर्म ये बेटर चल रहा है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट बेटर हो गया है, स्टंटिंग बेटर हो गई है और अंडर नरिशमेंट बेटर हो गई है। तो ये सब चीजें देखने के बाद हमें देखना है कि पूरे वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। पूरे वर्ल्ड में ही जो हंगर इंडेक्स है वो बहुत स्लो डाउन हो गया है। 2006 से 2012 के बीच में ये 5 पॉइंट के करीब गिरा था, 25 से 20 हो गया था। लेकिन 2012 के बाद आज तक 9 साल में सिर्फ 2.5 पॉइंट ही गिर पाया है। ये जितना कम होता है उतना बेटर होता है। इंडिया का करीब 38 है अभी नंबर, जो बहुत ही ज्यादा है, और चाइना का सिर्फ 4 है जो बहुत कम है। तो हमें भी धीरे धीरे कोशिश करनी कि एटलीस्ट वर्ल्ड से बेटर करें, मतलब जो 20 हंगर इंडेक्स वर्ल्ड का चल रहा है उससे तो बेटर करें। अभी तो हम उससे दुगने हैं, और ये दर्शाता है कि अभी हमारे देश में काफी इनइक्वालिटीज हैं, काफी प्रॉब्लम्स हैं, कोविड की वजह से काफी इश्यूज बढ़े हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान देगी और काफी चीजों पर इस पर प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करें। सुचिन, इस इंडेक्स में भारत का रैंक गिरना क्या ये दिखाता है कि सरकारें जो हैं इस इंडेक्स को लेकर, या सीधे तौर पर कहें तो इस समस्या को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है? देखिए, प्रॉब्लम यही है कि हमारे भारत में हेल्थ पर कभी भी ना कोई इलेक्शन लड़ा गया है, ना जीता हारा गया है। हमारे इलेक्शंस बहुत अलग अलग टॉपिक्स पर होते हैं जो आप जानते हैं, कास्ट पर, रिलीजन पर, जियो पॉलिटिक्स पर, आसपास के देशों में क्या हो रहा है उस पर। हेल्थ और न्यूट्रिशन पर कभी कोई इलेक्शन ज्यादा नहीं लड़े गए हैं। ये बहुत बड़ी एक तकलीफ रही है, और जिस दिन तक ये नहीं होगा ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही रहेंगी। हर सरकार आप देखते हैं आती है, हमारे सरकारी अस्पतालों के वही हाल हैं, हमारे आंगनवाड़ियों के वही हाल हैं, मिड डे मील प्रोग्राम्स में कई सारी हॉरर स्टोरीज हम सुनते हैं कि खाने में क्या निकला, कैसा खाना था, बच्चे बीमार पड़ गए। तो ये सब चीजों पर फोकस करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है हेल्थ मिनिस्ट्री को हमने कई बार एडवोकेसी की है कि हेल्थ को एटलीस्ट सेंट्रल सब्जेक्ट ना अगर बनाए तो कम से कम जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर करें स्टेट और सेंटर की। अनफॉर्चुनेटली अभी ये सिर्फ स्टेट्स के हाथ में है, और प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे आ जाती है कुछ कुछ प्रदेशों में। कुछ कुछ प्रदेशों में बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं, वर्ल्ड से बहुत बेटर हैं, पर कुछ कुछ प्रदेशों में इतने खराब इंडिकेटर्स हैं कि सब सहारन अफ्रीका के इंडिकेटर्स भी हमसे बेटर दिखते हैं। और ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है ये उसका ही एक परछाई है। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा। सरकारी दावे तो बहुत कुछ कहते हैं। सरकार का कहना है कि 80 करोड़ लोगों को पीडीएस स्कीम के तहत अनाज बांटा गया है, गोदाम भी भरे हैं। तो फिर क्या कारण है कि ये जो अनाज है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, उनके पेट भरे हुए नहीं है? देखिए, स्टैटिस्टिक्स और डेटा एक ऐसी चीज है कि इसको मोड़ तरोड़ के जिस तरह भी पेश किया जाए वो
ठीक ही लगता है। आप जिस एंगल से भी देखें 6 तो 6 की तरह देखें तो 6 ही लगेगा, उल्टा देखेंगे तो 9 लगेगा। तो स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स ऐसे हैं कि आप किस तरह भी उसको इंटरप्रेट करके प्रोजेक्ट कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो जो लोग इसको दिखाना चाहेंगे कि बहुत खराब है वो बहुत खराब दिखाना चाहेंगे, जो इस तरफ है वो कहेंगे बहुत अच्छा है। पर जैसा मैंने शुरू में कहा, इसमें 2-3 चीजें देखने की हैं। चाइल्ड वेस्टिंग हमारा 17.1 से 17.3 हुआ है, जो एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन दिखाता है कि अभी खाना नहीं मिल रहा है, वजन कम है। और ये दिखाता है कि कोविड की मार बहुत भारी पड़ी है हमारे ऊपर और सरकार को इसमें रिलीफ फीचर्स को बढ़ाना चाहिए। लेकिन अंडर 5 मोर्टेलिटी और चाइल्ड स्टंटिंग जो क्रोनिक दिखाते हैं कि एक तो मौतें कम हो रही हैं और चाइल्ड स्टंटिंग जो हाइट पहले बहुत कम थी वो धीरे धीरे बढ़ रही है, ये दोनों फैक्टर्स इंप्रूव हुए हैं और क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन दिखाते हैं कि पहले से कम है, बेहतर है। तो कुछ ना कुछ ठीक भी है, कुछ ना कुछ बहुत खराब भी है। ऑब्वियसली बहुत कुछ करने की जरूरत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेटर हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि पहले से बहुत खराब है, ऐसा भी नहीं है कि पहले से कोई बहुत अच्छा हम कर पाए हैं। बहुत सारी मेहनत की जरूरत है और हम सबको अपने अंदर झांक के देखना है कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं हमारे बच्चों के लिए। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। बात अब सिंघू बॉर्डर की, जहां सुबह से हो हल्ला मचा है। किसानों के आंदोलन से चर्चा में आए इस बॉर्डर से आज पुलिस ने कदकटा शव बरामद किया। मृतक को बेरहमी से मारा गया, हाथ काट दिए गए, पैरों पर भी हमला हुआ। इस मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ये दावा कर रहा है कि हत्या के पीछे निहंग सिखों का हाथ है। इसके चलते मोर्चे ने खुद को निहंग सिखों से अलग भी कर लिया है। सिंघू बॉर्डर पर हुई इस हत्या के बाद किसान आंदोलन एक बार फिर से अपने विरोधियों के निशाने पर आना था, वो आया और अब आंदोलन के खिलाफ बहुत बातें कही जा रही हैं। लखीमपुर हिंसा के बाद जो आरोपों का दौर शुरू हुआ था, एक बार फिर से सिंघू बॉर्डर में हुए हत्याकांड के बाद उसने तूल पकड़ा। फिलहाल कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। सबसे पहले तो यही कि वो अधकटा शव किसका है, उस आदमी को मारने के पीछे वजह क्या थी। इसके अलावा किसान मोर्चे की बैठक भी आज हुई इसी सिलसिले में, वहां से क्या निकला और इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है पुलिस की, हमने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर अमित भारद्वाज से। देखिए, आज सुबह सुबह पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कुंडली थाना है हरियाणा के सोनीपत में आता है, वहां पुलिस को जानकारी मिलती है कि सिंघू बॉर्डर पे किसान मोर्चा के मंच के करीब एक लाश मिली है, अनआइडेंटिफाइड बॉडी है। और पुलिस मौके पे पहुंचती है, वो शुरू में वो डेड बॉडी रिट्रीव करने की कोशिश करती है, जिसमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो शुरुआती जानकारी के हिसाब से हमें पता चला था कि निहंगों का जो जत्था है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है सिंघू बॉर्डर पे किसान मोर्चा के आंदोलन के लिए, वहां पे ये घटना घटी है और 35 वर्षीय एक अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल की डेड बॉडी मिली है, जिसमें हाथ कटा हुआ था, इस डेड बॉडी का पैर पे हमला हुआ था और पीट पीट के हत्या की गई थी। धीरे धीरे जैसे जैसे मामला खुला, पुलिस का बयान आता गया, जिसमें ये स्पष्ट हुआ कि पंजाब के तरनतारन जिले का रहने वाला ये व्यक्ति वहीं पे जो निहंग समुदाय का जो जत्था था पहले सिंघू बॉर्डर पे, उन्हीं के साथ ही पिछले कुछ दिनों से रह रहा था ये व्यक्ति। और रात में लगभग 3 बजे के करीब कुछ आपस में बहस हुई, जिसके बाद निहंगों ने इस व्यक्ति पे आरोप लगाया कि इसने जो होली स्क्रिप्चर है उसकी बेअदबी की है। और उसके बाद ये पूरा मामला, ये हिंसा वहां पे शुरू हुई, जिस हिंसा में इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। ये तरनतारन के रहने वाले हैं, ये एक दलित सिख बताए जा रहे हैं जिस व्यक्ति की हत्या हुई है। इस पूरे घटना के बाद सुबह 9-10 बजे के करीब पुलिस ने डेड बॉडी वहां से हटा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जहां तक संयुक्त किसान मोर्चा की बात है, तो संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को इस पूरे मामले से डिस्टेंस कर लिया है। उन्होंने आधिकारिक बयान देके ये कहा है कि जो निहंग हैं उनसे संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। जो हत्या हुई है उसको वो कंडेम करते हैं, उसकी वो निंदा करते हैं और वो पुलिस को पूरा कोऑपरेट करेंगे। जो भी लीगल इन्वेस्टिगेशन इस मामले में होने वाला है, पुलिसिया कार्रवाई अगर स्पष्ट रूप से हम समझे तो वो ये है कि FIR दर्ज हो गई है, डेड बॉडी रिट्रीव कर लिया गया है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। FIR इस वक्त अननोन इंडिविजुअल्स के खिलाफ है, यानी कि बेनामी FIR है अभी। अमित, क्या ये कहना ठीक होगा कि किसान आंदोलन के विरोधियों के लिए इस घटना ने एक मौका मुहैया करा दिया है? अब एक बार फिर से आंदोलन की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं क्या? और क्या
इससे आंदोलन की साख पर बट्टा लगेगा? निश्चित रूप से जो लोग किसान आंदोलन के खिलाफ पिछले साल भर से बोलते आए हैं, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेता हों, समर्थक हों, या तमाम जो क्रिटिक हैं इस आंदोलन के, उन लोगों को एक वैलिड ग्राउंड मिल गया है इस आंदोलन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। आज अमित मालवीय जो बीजेपी के नेशनल आईटी सेल इंचार्ज हैं, उन्होंने तो बयान जारी भी कर दिया और उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया किसान नेता राकेश टिकैत अगर लखीमपुर में हुई घटना पे एक्शन का रिएक्शन जैसा बयान नहीं देते तो शायद आज इस युवक की हत्या सिंघू बॉर्डर से नहीं होती। तो जहां तक जो डिट्रैक्टर्स ऑफ मूवमेंट हैं, जो लोग इस किसान आंदोलन के विरोधी हैं, उन लोगों की बात है, तो उन लोगों ने किसान आंदोलन पे, संयुक्त किसान मोर्चा पे और उनके नेताओं पे हमला करना शुरू कर दिया है। और इस बार उनके पास एक वैलिड ग्राउंड भी है जिसमें स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति की पीट कर हत्या, बेदर्दी से हत्या सिंघू बॉर्डर पे की गई, जिसका आरोप निहंगों पे लग रहा है। जो विरोधी है किसान आंदोलन का, वो इस डिस्टिंक्शन पे ऑब्वियसली बात नहीं करेंगे कि भाई एसकेएम कह रहा है कि हमारा वास्ता निहंगों से नहीं है, हम निहंगों के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये एक किसानों का आंदोलन है, रिलीजियस आंदोलन नहीं है। ये तमाम जो बयान हैं, तर्क हैं, इसको साइडलाइन कर दिया जाएगा और जो लोग अटैक करने के लिए बहुत लंबे समय से मौका ढूंढ रहे थे, अब वो इस वैलिड ग्राउंड पे अटैक करेंगे। और खास करके इसके समय को भी समझिए कि लखीमपुर की घटना अभी कुछ दिन पहले हुई थी। किसान आंदोलन और किसान नेता सरकार पे दबाव बना रहे थे लखीमपुर की घटना को लेके, और वहां पे आरोप ये था कि 4 किसानों को बीजेपी नेताओं से जुड़े हुए लोगों ने कुचल के हत्या कर दी। तो अब जो विरोधी हैं किसान आंदोलन के, उन लोगों के पास भी जस्टापोज करने के लिए ये वारदात उनके हाथ लग गई है। और यही वजह है कि आप अमित मालवीय का ट्वीट पढ़ें तो अग्रेसिवली वो अटैक कर रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा पे। एक शायर हुए हैं कृष्ण बिहारी नूर। लिखा उन्होंने, जिसके कारण फसाद होते हैं उसका कोई अता पता ही नहीं। पूरी दुनिया इस मामले में एक जैसी है। कभी धर्म, कभी जाति, कभी रंग, नस्ल की आड़ में फसाद होते हैं, बेकसूर मारे जाते हैं। दोषी कई बार हाथ आते हैं और ज्यादातर नहीं। कई दफा यह भी होता है कि 2 देशों के बीच कोई दंगा नासूर बन जाता है। हम तो गवाह हैं इसके। तो हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, उससे अपने रिलेशन वैसे ठीक ठाक हैं, लेकिन बुधवार को बांग्लादेश में ऐसा ही कुछ हुआ जिससे हमारे संबंधों में खटास की आशंका पैदा हुई। यहाँ चांदीपुर है, वहां हाजीगंज इलाका है। दुर्गा पूजा समारोह में सांप्रदायिक हिंसा भड़की, 3 लोगों की मौत हुई, करीब 60 लोग घायल हुए। खबर यह भी आई कि पूजा पंडालों के साथ साथ हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। हिंदू बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं और यहाँ ज्यादा आबादी मुस्लिम है, लिहाजा भारत का कनेक्शन जो है वो स्वाभाविक था। घटना पर कार्रवाई वगैरह का आश्वासन आया प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरफ से। उन्होंने भाई बंधुत्व की बात भी की, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ भारत को भी नसीहत दे दी। ऐसा क्यों किया उन्होंने? उनके बयान को किस तरह देखा जाना चाहिए, ये हमने पूछा कोलकाता में आज तक रेडियो रिपोर्टर इंद्रजीत कुंडू से। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका जो इंटरव्यू आया है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए है उनका स्टेटमेंट, क्योंकि जहां तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अटैक हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहा है, उसको लेके काफी हद तक भारत में जो सरकार है इस वक्त, बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसको लेके काफी चिंतित है। इसको उठाया भी गया है। कल आपने देखा बकायदा किस तरह से जो विदेश मंत्रक है भारत के, उन्होंने भी स्टेटमेंट देके इसके बारे में बात की। तो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ये बयान एक ऐसे वक्त पे दिया है जब भारत इसको लेके चिंतित है, और ये भारत का जो चिंता है ये बांग्लादेश सरकार को जताया गया है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि जिस प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा, वो ढाकेश्वरी नेशनल जो टेम्पल है ढाका में, वहां पे जो दुर्गा पूजा होता है उसका एक प्रोग्राम चल रहा था। उसी प्रोग्राम में उन्होंने उसको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि सभी मजहब के लोग आपसी भाईचारे के साथ बांग्लादेश में रहते हैं और रहना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि
बांग्लादेश एक सेक्युलर कंट्री है, जैसा एक परसेप्शन बन रहा है कि बांग्लादेश में जो इस्लामिस्ट और जिहादिस्ट जो एलिमेंट्स है उनकी वर्चस्व बढ़ती हुई दिख रही है, तो उसको लेके काफी तनाव और काफी आशंकाएं भारत में है। तो इसको उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा कि बांग्लादेश एक सेक्युलर देश है, सभी मजहब के लोग आपसी भाईचारे के साथ वहां पे रहते हैं। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान जो वहां के फादर ऑफ द नेशन है उनकी बात कहते हुए उन्होंने ये कहा, और उसके साथ साथ जो नसीहत की बात है उन्होंने ये जिक्र जरूर किया कि भारत को भी देखना चाहिए कि बॉर्डर के इस पार ऐसा कुछ ना हो जिसके वजह से बांग्लादेश में जो हिंदू समाज है उन पर कोई असर हो। तो ये सीधा सीधा एक असर दिखने को मिल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है बांग्लादेश की ओर से, क्योंकि काफी वक्त पे ये कहा जाता है कि अगर भारत में यहाँ पे जो अगर रिलीजियस इंटॉलरेंस है वो अगर बढ़ता हुआ दिखे तो उसका सीधा एक असर बांग्लादेश में भी हो सकता है। तो यही वो कहना चाहती है। अब इसका किस तरह से रिएक्शन भारत में होगा ये देखना लाजमी रहेगा, लेकिन शेख हसीना ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि कुमिल्ला में जो घटना हुई है उसमें जो लोग जिम्मेदार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। इंद्रजीत, पूरी घटना क्या थी और किस तरह उसने इतना बड़ा रूप ले लिया? और अब जो आश्वासन है प्रधानमंत्री का सो तो है ही, लेकिन हालात कैसे हैं, नियंत्रण में है क्या? देखिए, ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का घटना दुर्गा पूजा के समय में बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, एक ट्रेंड सा बन गया है जहां पे बहुत बार दुर्गा पूजा मंडपों पे इस तरह का अटैक होता है, दुर्गा मूर्तियों को तोड़ा जाता है और सीधा सीधा तौर पे आरोप का जो निशाना है वो बांग्लादेश में जो इस्लामी जिहादिस्ट या फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके खिलाफ उठाया जाता है। और बार बार सवाल यही उठता है कि अवामी लीग और शेख हसीना की जो सरकार है वो कितनी सख्ती से इनको काबू में ला सके। इस बार की जो घटना थी कुमिल्ला में वो इस तरह से सोशल मीडिया के जरिए शुरू हो गई जब ये अफवाह फैल गया कि कुरान शरीफ का अपमान किया गया। हर पंडाल के मंडप के अंदर वो कुरान शरीफ रखा गया था हनुमान जी के चरणों पर। अब ये सोशल मीडिया पे जब ये खबर वायरल होना शुरू हो गई तब लोग उस मंडप के पास आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी और वहां पे जो पुलिस है, जो रैपिड एक्शन बटालियन है, उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी पूरी सिचुएशन को काबू में लाने के लिए। पथराव किया गया पुलिस के ऊपर भी, जिसमें काफी पुलिस के जवान भी घायल हुए और काफी लोग घायल हुए और ये स्प्रेड हो गया दूसरे जगहों में भी बांग्लादेश के और काफी सारे मंडपों को तोड़ा गया है। हालांकि उसके बाद पुलिस ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। सिर्फ रैपिड एक्शन बटालियन ही नहीं बल्कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश जो है, जो बॉर्डर पे तैनात रहता है, उनको भी उस जगह में भेजा गया कुमिल्ला में ताकि पूरे सिचुएशन को काबू में लाया जा सके। और जैसा कि हमने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद इसके ऊपर बयान दिया और बांग्लादेश में एक रिलीजियस मिनिस्ट्री भी है जो धर्म के ऊपर उनका नियंत्रण रहता है और उस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि आदेश दिया है कि इसका जांच हो और पूरी तरह से तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह का कार्रवाई हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद ये कह दिया है कि जो इसके पीछे है और जो सांप्रदायिक भाईचारा है, जो उसको बिगाड़ने की कोशिश जो हो रही है, अगर इसके पीछे कोई होगा तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99 533 233 03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 9953323303। गुमशुदा तलाश के लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 साल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच एक तरफ कोयले की कमी डरा रही है और दूसरी तरफ अब किसानों के सामने यूरिया की कमी का संकट भी है। रबी की फसलों की बुआई जल्द शुरू होने वाली है तो इस सिरदर्द किसानों को होना ही है। वैसे हर सीजन में रबी के अक्सर खाद की कमी हो जाती है, व्यापारी इसका जम के फायदा भी उठाते हैं। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, मणिपुर में किसानों को इससे दो चार होना पड़ता ही है और इस बार तो मुरैना में किसानों को खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा, पुलिस के डंडे खाने पड़े। नौबत यह आ गई कि जब खाद नहीं मिली तो किसान लूटने पर मजबूर हो गए और इसकी वजह से उन्हें लाठियां पड़ी। वैसे कोल संकट को लेकर जैसे सरकार कुछ और कहती थी, आंकड़े कुछ और कहते थे, इस मामले में भी ऐसा ही हुआ और विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है। सरकार के कृषि मंत्री कह रहे हैं खाद की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश से आज तक रेडियो के रिपोर्टर ग्राउंड पर पहुंचे और वहां के करंट स्टेटस पर जो है नजर बनाए हुए हैं। हमने उनसे बात की, पूछा फिलहाल क्या चल रहा है वहां पर, किसानों की शिकायत क्या है।
तो रवीश पाल सिंह से हमारी बात हुई। कुछ जगहों से, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों से तस्वीरें सामने आ रही है कि खाद को लेकर के किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों के सामने परेशानी इस बात की है कि रबी फसलों की अब बुआई होनी है, क्योंकि ये पूरा जो मौसम रहेगा, जो ठंडी अब हल्की हवाएं शुरू हो गई हैं, इसमें रबी फसलों की बुआई होनी होती है। तो किसान को अब खाद की जरूरत बड़े पैमाने पर है, लेकिन कई जगहों पर किसानों की शिकायतें हैं कि खाद खत्म हो गई है। जब वो खाद लेने पहुंचते हैं डीलर के यहाँ या फिर जो सरकार की तरफ से जो दुकानें चिन्हित की गई है वहां पर, तो उन्हें खाद नहीं मिलती है और उन्हें लाइन में लगना पड़ता है घंटों। दूसरी तरफ यहाँ पे किसानों का ये भी आरोप है कि कई जगहों पर डीलर जो हैं वो उनसे अगर खाद की कोई बोरी 1200 रुपए में है तो उसके बदले में 1500 रुपए या उससे कहीं ज्यादा कीमत वसूली जा रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के किसान लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मुरैना में बीते 15 दिनों के दौरान ही 2 बार ऐसे घटनाक्रम सामने आ चुके हैं जहां पर किसानों ने बाकायदा खाद की बोरियां लूट ली। उसके बाद दोबारा यहाँ पे वो स्थिति बनती है तो पुलिस जो है वो उन किसानों पे लाठियां बरसाती है, उन्हें खदेड़ा जाता है। और ये तस्वीरें साफ तौर पे बताती हैं कि मध्य प्रदेश में जो किसान है वो खाद को लेकर के फिलहाल परेशान तो हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि खाद का पर्याप्त स्टॉक मध्य प्रदेश में मौजूद है पिछले साल के मुकाबले। अलबत्ता वो ये भी मानते हैं कि कुछ जगहों पर जरूर ऐसी समस्याएं सामने आ रही है और इसलिए जिला स्तर पर प्रशासन को बोला गया है कि वहां पे वो खाद का स्टॉक बढ़ाए। लेकिन इसी बीच भ्रम की स्थिति इससे बन जाती है क्योंकि सरकार के मुखिया अगर कहते हैं कि खाद पर्याप्त है तो दूसरी तरफ गृह मंत्री कहते हैं कि खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी ये दोनों ही बयान बता रहे हैं कि विरोधाभास भी है इस बातों को लेकर के, लेकिन असल जो स्थिति है उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और असल स्थिति यही है कि कोयला संकट के बीच मध्य प्रदेश में कई जगहों पर खाद संकट भी शुरू हो चुका है। ये तो एक राज्य की बात हुई। ऐसा ही हाल राजस्थान और पंजाब का है। राजस्थान में सरकार समय पर खाद की आपूर्ति का ऑर्डर जारी नहीं कर सकी। नतीजा यह है कि खाद केंद्रों पर मारामारी मच गई। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के बाहर किसानों की लंबी कतारें हैं। राजस्थान से आज तक रेडियो रिपोर्टर देवांकुर वहीं पहुंचे, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान के कई जिले हैं जहां पर यूरिया खाद को लेकर खासा संकट बना हुआ है। इन जिलों में अलवर और भरतपुर शामिल हैं। भरतपुर में तो किसानों ने विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी तक दे डाली है सरकार को। राजस्थान की सरकार कोशिश कर रही है कि जो यूरिया खाद की कमी बनी हुई है उसके संकट से उबरने के लिए अपनी तरफ से खाद को उपलब्ध करवाए। इनफैक्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील भी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और कहा है कि ये जो कमी है इसकी वजह से जो संकट बना हुआ है उसको दूर करने के लिए शीघ्र जो है वो अपनी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरवेंशन करें। पर अभी भी राजस्थान के कई जिलों में इसकी वजह से संकट बना हुआ है। पहले कुछ समय पहले हमें पता है कि बिजली का संकट घेरा गया था राजस्थान में। राजस्थान के कई जिलों में बिजली की कमी से किसान परेशान थे और जो यूरिया का संकट है, खाद का जो संकट है, उसकी वजह से भी खासी दिक्कतें जो हैं वो किसान सामना कर रहे हैं। शुक्रिया देवांकुर। तो ये 2 राज्यों में जो मैंने आपको सुनाया यूरिया की कमी से कितनी परेशानी है, और पंजाब जो बेसिकली किसानों का प्रदेश माना जाता है, यहाँ भी डीएपी की कमी हो गई है। आलू गेहूं की फसल की बुआई के वक्त किसानों को डीएपी सबसे ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि उससे पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं। तो अब डीएपी की किल्लत है, तो सरकार इस कमी से निपटने के लिए कर क्या रही है, ये हमने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर मंजीत सहगल से। अब की बार पंजाब में ये देखने में आ रहा है कि 4,76,000 टन की जो कमी है पंजाब में, और सिर्फ 74,000 जो डीएपी है वो पंजाब सरकार में उपलब्ध है। पंजाब में इस वक्त अगर कुल रिक्वायरमेंट की बात करें तो 5.5 लाख टन डीएपी की जरूरत है। और वहीं अगर सरकार की तरफ की बात करें तो सरकार के जो मंत्री हैं रणदीप सिंह नाभा, कृषि मंत्री, उन्होंने केंद्र सरकार के साथ ये मामला उठाने की बात की है और जल्द ही उन्होंने भरोसा दिलाया है किसानों को कि जो डीएपी की जो कमी है उसे पूरा कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार के साथ ये मामला उठाया जा रहा है और पिछले साल ये जो डीएपी था वो चीन से आयात किया गया था और अब की बार अमेरिका से इसको आयात करने की बात चल रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया किसानों की अभी मामला उठाया जा रहा है तो 10-15 दिनों में जो उसकी कमी है वो स्टॉक की वो पूरी की जा सकती है। इतना समय तो जरूर लगेगा। वहीं किसान अगर बात करें तो किल्लत के चलते पड़ोसी राज्य हरियाणा से डीएपी खरीद कर ला रहे हैं, लेकिन वहाँ मनमाने दामों पर
ये डीएपी बेचा जा रहा है 1200 रुपए की एक बोरी की जो कीमत है 1400 रुपए वसूल की जा रही है, और इसके अलावा उनको कुछ और चीजें खरीदने पर भी मजबूर किया जाता है। तो कुल मिलाकर पंजाब के किसान दूसरी फसल बोने की तैयारी कर रहे हैं और वहीं डीएपी की कमी से भी जूझ रहे हैं। और अब चला चली की बेला। कल परसों 2 दिन का विराम होगा और फिर सोमवार को हम लौटेंगे। लेकिन कल परसों में भी आज तक रेडियो के दूसरे तमाम पॉडकास्ट आप लोग सुन सकते हैं। 3 ताल आएगा, मनी मैनेजर आएगा, गजल साज होगा, कोरोना कवरेज होगा, ज्ञान ध्यान होगा। तो ये सब होगा, जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद हमें बताइएगा radio@aajtak.com पर। हमारे पास नंबर भी है अब तो 9953323303। यहाँ भी आप बता सकते हैं आपको जो भी जैसा भी हमारे पॉडकास्ट के बारे में लगता हो। टेलीग्राम चैनल बन गया है पढ़ाकू नितिन का, वहां भी आप आ सकते हैं। केवल पढ़ाकू नितिन टाइप करना है और जुड़ जाइएगा, वहां तो मैं आपसे मिल ही लूंगा। तो आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने, साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो और हैप्पी वीकेंड।